नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को अक्षांश और देशांतर यानी जो है अक्षांश और देशांतर यानी जो पहला चैप्टर है उसको पढ़ाने वाला हूँ, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इसमें देखिए ये होता क्या है। ये पहले अगर देखा जाए तो विषुवत रेखा, ये फिर कह लिए कोणीय दूरी या फिर अक्षांश किसे कहते हैं, जिसे जो लैटिट्यूड है तो उसको किसे कहा जाता है, यानी अक्षांश किसे कहा जाता है। तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर, यानी मान लीजिए ऐसे एक चित्र बनाया जाए इधर, तो अभी पहले देख लीजिए तब बता रहे हैं। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर किसी स्थान को कोणीय दूरी अक्षांश है। किसी स्थान की कोणीय दूरी क्या है? अक्षांश है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। फिर देखिए अक्षांश दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। विषुवत रेखा 0 अंश का अक्षांश, यानी विषुवत रेखा जो होता है वो 0 अंश का होता है, जिसको अक्षांश बोला जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कल्पित रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और जब इसको 2 बराबर भागों में बांट देती है तो एक भाग को कहा जाता है उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी ध्रुव, और दूसरे भाग को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। अब अगर देखा जाए बाई चित्र से पहले देख लीजिए, ये जो है ये विषुवत रेखा है, 0 अंश पर बनी है, इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। यहाँ से पृथ्वी को 2 भागों में इन 2 गोलार्धों में डिवाइड करते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इसको एक को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध और इधर को बोला जाता है, इन इसके इधर के जो भाग हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और इधर वाले जितने पार्ट हैं इनको क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। एक सेकंड, इनको हम दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं। ये सब उत्तरी गोलार्ध हैं। और अगर इधर का देखा जाए तो ये किस गोलार्ध में आते हैं हम आप लोग को बता दें। एक मिनट, इधर के अगर देखे जाए तो ये सारे के सारे ये दक्षिणी गोलार्ध हैं। इधर जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है ये सारे दक्षिणी गोलार्ध हैं, और उधर जो दूसरे कलर से दिखाई दे रहा है वो उत्तरी गोलार्ध हैं। फिर अगर इसके बाद में देखा जाए तो अब थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं, चर्चा हो जाए। जी देखिए, विषुवत रेखा जो 0 अक्षांश का होता है, 0 अंश का अक्षांश है, उसे विषुवत रेखा कहते हैं। अभी आप समझ चुके हैं। फिर अगर देखा जाए ये 23.5 अंश पर जो होते हैं इनको कर्क रेखा बोला जाता है, यानी ये है कर्क रेखा। और ये 23.5 अंश का जो उत्तरी अक्षांश पे होता है, उत्तरी साइड में होता है, विषुवत रेखा के जो उत्तर में 23.5 अंश पर होता है उनको कर्क रेखा बोला जाता है। और जो विषुवत रेखा के दक्षिण में यानी दक्षिणी साइड में है इधर को, उसको मकर रेखा बोला जाता है। पहले हम आपको बता दें कि ग्लोब मैप पर ये ऊपर वाला साइड जो होता है इसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, इसको उत्तरी बोलते हैं या उत्तरी ध्रुव उत्तर साइड बोलते हैं, और इसको दक्षिण साइड बोलते हैं। इधर पूरब होता है और फिर पश्चिम होता है। ये पश्चिम साइड है और ये पूरब साइड है। तो अब देखिए, यानी जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर वाला साइड उत्तर है, तो इसमें यानी विषुवत रेखा के जो उत्तरी साइड में है उसको बोलते हैं कर्क रेखा 23.5 अंश पर, और जो विषुवत रेखा के दक्षिणी साइड पे है उसको बोला जाता है मकर रेखा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ देख लीजिए। पृथ्वी पर खोजे गए अक्षांश वृत्तों से विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है। अगर देखा जाए तो विषुवत वृत्त जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है। विषुवत रेखा से 350 उत्तर, ये आप देख चुके हैं। उत्तर को कोणीय दूरी जो कर्क है, कर्क रेखा के रूप में है, और उत्तर गोलार्ध की में स्थित एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। फिर 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसका यानी 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकते हैं। फिर विषुवत रेखा के 23.5 अंश दक्षिणी की कोणीय दूरी मकर रेखा को प्रदर्शित करती है, अभी जो मैंने चित्र पे दिखाया था। और 22 दिसंबर को
22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत रहता है। विषुवत रेखा से 66 सही 1/2 उत्तर की कोणीय दूरी जो होता है उसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, वृत्त के रूप में। जबकि 66.5 दक्षिण की ओर देखा जाए, अगर दक्षिण की तरफ देखा जाए तो इनको क्या बोला जाता है, इसको पहले देख लीजिए। जो दक्षिण की तरफ होता है इनको अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जाना जाता है। यानी अगर देखिए 23.5 डिग्री अगर उत्तर की तरफ है तो उनको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और 23.5 डिग्री अगर दक्षिण की तरफ है तो उसे मकर रेखा कहते हैं। फिर 66.5 अगर उत्तर साइड में है तो उसको आर्कटिक बोलते हैं। और अगर 66.5 यानी विषुवत रेखा से 66.5 उत्तर की ओर कोणीय दूरी होता है तो उनको आर्कटिक बोलते हैं। फिर 66.5 दक्षिण की कोणीय दूरी होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जाना जाता है। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को मध्य सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर पृथ्वी पर इन कटिबंधों में जो बांटा गया है वो देख ले। उष्ण कटिबंध है, फिर दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, इसके बाद में आता है शीत कटिबंध। तो इन 3 कटिबंधों में इनको डिवाइड किया गया है। उसको भी हम लोग अभी ये उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध कहाँ से लेकर कहाँ तक के माना जाते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर से और 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है। अर्थात कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। अब देख लीजिए कौन सा है उष्ण कटिबंध। देखा जाए तो ये 23.5 ये उत्तरी अक्षांश है, यानी उत्तरी साइड में है, और 23.5 ये जितना वाइट है, यहाँ से आप देख लीजिए जो ये वाइट है, यानी दूसरे कलर से हम उसको दिखा दे रहे हैं। जैसे जो ये वाइट वाला है ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, उष्ण कटिबंधीय, ये लिखा भी है उष्ण कटिबंधीय पार्ट है ये। फिर देखिए यानी मध्य क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय है। ये विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सामान्यतः लंबवत पड़ती हैं। यानी इस विषुवत रेखा जो अर्थात कर्क रेखा व मकर रेखा, यहाँ से देख लीजिए कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय है। ये विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सामान्यतः लंबवत पड़ती हैं तथा शेष भागों में सूर्य की किरणें जो हैं वो कम से कम एक बार लंबवत अवश्य होती रहती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में ये क्षेत्र सबसे अधिक ताप प्राप्त करता है। फिर देखिए शीतोष्ण कटिबंध क्या होते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा अंटार्कटिक वृत्त के मध्य का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ये डिफिनीशन आप लोग अगर लिखना चाहें तो बहुत ही आसान है, चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध किसे कहता है। फिर देखिए शीत कटिबंध, शीत कटिबंध जो होते हैं उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के मध्य के कटिबंध के रूप में होते हैं, जिनको हम शीत कटिबंध कहते हैं। पहले हम इसको चित्र में आपको दिखा दें। देखिए ये क्षेत्र जो है इसमें, एक मिनट, ये देखिए यानी ये क्षेत्र ये किस में है, उष्ण कटिबंध है। यानी 23.5 उत्तरी अक्षांश साइड में और 23.5 दक्षिणी साइड में जो है ये पूरा का पूरा पार्ट किस में है, उष्ण कटिबंध है। फिर 23.5 से और 66.5, थोड़ा इनको छोटा कर दिया जाए, 23.5 से और 66.5 यानी यहाँ से लेकर के ये जो पोर्शन है ये उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण जो कलर पहले बदल दें, वाइट नहीं, रेड ले लेते हैं। ये पोर्शन जो है ये पूरा उष्ण कटिबंधीय है। 23.5 से लेकर के 66.5 इधर, फिर 23.5 यानी मकर रेखा से लेकर के और 66.5 तक इधर दक्षिणी साइड में ये पूरा क्या है, उष्ण कटिबंधीय है। फिर 66.5 से लेकर के और उत्तरी ध्रुव तक, फिर 66.5 से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक के जितने हैं वो शीत कटिबंधीय हैं। जो इनके 3 नाम थे वो हम बाई फिगर आप देख चुके हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय हैं। फिर इसके बाद में देशांतर क्या होते हैं, तो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली
उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व एवं पश्चिम खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ये डिफिनीसन आप चाहें देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो डिफिनीसन आप देख सकते हैं कि उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, यानी उत्तरी ध्रुव आपको पता है कि अगर ये जो ग्लोब होता है, अगर ये ऐसे अगर ग्लोब है तो ये आपका उत्तरी ध्रुव है, और ये आपका यानी ये नॉर्थ पोल है NP, और ये साउथ पोल है। तो ये उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव से लेकर के और दक्षिणी ध्रुव तक मिलाने वाली जितने भी पार्टीशन होते हैं देशांतर रेखा कहलाती हैं। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। इन रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है तथा ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती हुए ध्रुव पर शून्य हो जाती है, क्योंकि ध्रुव पर ये रेखाएं एक बिंदु पर ही मिल जाती हैं। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं। फिर अक्षांश वृत्तों से विपरीत देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इन्हें अक्षांश वृत्तों के विपरीत देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देशांतर रेखाओं की गणना जो है, देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई के कारण सभी देशों में लंदन को ग्रीनविच, देखिए अब जैसे समय टाइम जोन कैसे निकाला जाता है, तो लंदन की ग्रीनविच पर इधर फिगर आप देख लीजिए, ये आपकी सारी देशांतर रेखाएं हैं। ये बीच की जो लाइनें हैं इसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा। ये जो बीच वाली लाइन है यानी 0 से जो स्टार्ट होती है, इसको सबसे ज़्यादा इनकी डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये बीच वाले पोर्शन पे, यानी जिसे विषुवत रेखा बोला जाता है, इस विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा दो रेखाओं के बीच में, यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर होती है। अच्छा, सबसे कम कहाँ होती है, तो सबसे कम नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो होता है वहाँ पर सबसे कम पाई जाती है इनकी दूरी। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से आप फिर देखिए तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे धुरी पर शून्य हो जाती है क्योंकि ध्रुवों पर ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं। अक्षांश वृत्तों के विपरीत देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। फिर देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई के कारण सभी देशों में लंदन को ग्रीनविच देश को, अब ये ग्रीनविच जो है वो जो बताए हैं वही था, वाली देशांतर रेखा को आधार पर गणना शुरू की गई है। अतः इसे प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन कहते हैं तथा यह जो है 0 देशांतर को प्रदर्शित करती है। फिर से देख लीजिए, कठिनाई के कारण इसे देश में लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से, यानी वाली देशांतर रेखा को आधार पर गणना शुरू की गई। अतः इसे प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन कहते हैं। यह 0 देशांतर को प्रदर्शित करती है। इसकी बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। 180 पूर्वी तथा 180 पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। देखिए समय कैसे देखा जाता है, ये चीज़ आप यहाँ से देखिए। जैसे ग्रीनविच मध्याह्न रेखा के आधार पर विश्व के देशों के समय का निर्धारण किया जाता है। जैसे चूंकि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम से पूरब की ओर, यानी पश्चिम है, देख लीजिए पहले आप, इधर अगर घूमती तो क्लॉकवाइज माना जाता, लेकिन इधर पश्चिम है और इधर पूर्व है, तो ये इधर से ऐसे घूम रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब देखिए, तो ग्रीनविच मध्याह्न रेखा के आधार पर विश्व के देशों के समय का निर्धारण किया जाता है। चूँकि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है, अतः ग्रीनविच के पूर्व में सभी स्थानों का समय
आगे तथा पश्चिम से समय पीछे होता है। पृथ्वी पूरे दिन के समय में अक्ष पर 360 यानी अंश पर घूम जाती है, अर्थात पृथ्वी को 15 अंश घूमने में 1 घंटा का समय लगता है। अब देखिए ये कैसे हुआ है। 1 घंटे में, सीधी सी बात है, आपको पता है कि एक दिन में यानी 24 घंटे होते हैं दिन रात मिला करके। 1 घंटे में 24 घंटे में वो पूरा चक्कर लगाता है, यानी 360 चक्कर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम के, वो ऐसे ऐसे घूमते हुए अपने धुरी पर एक पूरा चक्कर 24 घंटे में लगाता है, यानी 360 एंगल घूम जाता है। देखिए 360/24। अब इनको काट दिया जाए तो 24 एक अन्नम 24, अब 24 यानी 12 120 हो गया, तो 24 पंचे 120। इसका मतलब क्या हो कि 1 घंटे में, ये 360 डिग्री था, ये घंटा था, तो पूरा पूरा करके 15 आया। इसका मतलब 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री। अब देखिए 1 घंटे में यानी 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर का 1 घंटे का अंतर होता है, और 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। अब ये देख लीजिए कैसे है। जैसे 15 डिग्री है तब 1 घंटा लगता है। इसका मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। इधर यहाँ समझ लीजिए, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटा बराबर जब 15 डिग्री है, 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। इसका मतलब 1 डिग्री बराबर क्या होगा? 1 घंटा बटे 15। अब 1 घंटा यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? आपको सबको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब 60/15 होगा कि नहीं होगा? अब 15 का नाम 15, 15 चौके 60। इसका मतलब 1 अंश घूमने में, 1 मिनट नहीं बल्कि 1 अंश घूमने में कितने मिनट लगता है? 4 मिनट। 1 अंश घूमने में 4 मिनट लगता है। अब देखिए मतलब 1 अंश देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। अब 0 से 180 अंश पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे का समय लगता है। जैसे मिड लाइन से, जहाँ से आपने देखा था ग्रीनविच से, यानी प्रधान जो है लाइन, यहाँ से मान लीजिए अभी ये कुछ ऐसे है, बहुत ज़्यादा क्लियर तो हम नहीं बना पाते हैं फिगर, लेकिन समझा देंगे। यहाँ से लेकर के, अब यहाँ से 180 अंश इधर होता है, तो यहाँ तक कि इसकी जो दूरी होगी वो कितना होगा? 12 घंटे का समय लगता है, और ये ग्रीनविच के समय से 12 घंटे आगे होता है। इस तरह 0 से 180 है पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे के समय ले लेता है। यानी ग्रीनविच से अगर पश्चिम साइड में जाया जाएगा तो 12 घंटे समय ले लिया जाएगा। इसी कारण से 180 अंश पृथ्वी व पश्चिम देशांतर में एक दिन रात होता है, यानी 24 घंटे का अंतर मिलता है। पहले थोड़ा ये आप देख लीजिए तब फिर समझाएं, आपको बताएं। देखिए अगर मान लीजिए, थोड़ा इधर इनको जूम कर दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे मान लीजिए ये ग्रीनविच लाइन ये 0 डिग्री वाला है। अब यहाँ से 180 अंश इधर ये पूरा होगा कि नहीं होगा? फिर 180 अंश इधर पूरा होगा। अच्छा, जब 15 में देखिए, मतलब 15 में 1 घंटा का समय लगता है। 1 मिनट एक चीज़ और क्लियर करवा दें तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए इतने में, जैसे 1 घंटे में 1 आवर्स इक्वल टू 15 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा? 180 डिग्री कितना होगा? जब 1 घंटे में 15 डिग्री होता है तो 1 डिग्री कितने में होगा? 4 मिनट में। 1 डिग्री कितने में होगा? 4 मिनट में। तो फिर 180 डिग्री कितना होगा? तो 180 बराबर होगा 180 गुणे 4। और आपको पता है कि 1 मिनट में, ये मिनट है तो 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं।
तो इनको घंटे में अगर करना हो तो 60 से भाग दे दिए, यानी 0 का नाम 0, 6 का नाम 6, 6 3 18, अब 4 3 12, यानी 180 घूमने में 12 घंटे का समय लगता है। 180 डिग्री घूमने में 12 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब यहाँ से अगर ये इस साइड में जा रहे हैं तो 12 घंटे का समय लगेगा। ये ग्रीनविच से इधर 12 घंटे का समय लगेगा और इधर भी 12 घंटे का समय लगेगा। इसीलिए एक दिन और रात मिला करके 24 घंटे होता है। एक दिन और एक रात मिला करके कितने दिन का होता है? 24 घंटे का होता है। अब यहाँ से देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा वो अटलांटिक महासागर से गुजरती है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रधान मध्याह्न रेखा जो है ये कहाँ से गुजरती है? अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। जैसे मान लीजिए, अभी चित्र से समझा भी देंगे, जबकि अक्षांश रेखाओं में 0 अर्थात विषुवत रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। इसलिए सभी देशांतर रेखाओं को ग्रेट सर्किल, यानी सभी देशांतर रेखाओं को कहा जाता है ग्रेट सर्किल। और ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग से पूछा भी जाता है ग्रेट सर्किल। फिर 1 डिग्री देशांतर को विषुवत रेखा पर दूरी, यानी विषुवत रेखा की ये दूरी है, यानी कि जहाँ मन होता है नाप लो आप। विषुवत रेखा पर 1 डिग्री से दूसरे डिग्री के बीच की जो दूरी होगी वो 111.32 किलोमीटर होती है। ये आप लोग के लिए मोस्ट एक क्वेश्चन, मतलब एक टॉपिक्स और हैं, वो भी आपकी क्लियर हो जाएं कि किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तब इस समय को उस स्थान का स्थानीय समय कहते हैं। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। भारत के सर्वाधिक पूर्वी, यानी पूर्व एवं सर्वाधिक पश्चिम स्थिर स्थानीय स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। अब अगर देखा जाए तो मानक समय क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम। विश्व के देशों की विशाल आकार की स्थिति। एक चीज़ आपको बता, इससे अगर दूरी की बात किया जाए कि एक देशांतर की विषुवत रेखा पर दूरी, तो देखिए यहाँ पर मैं ये बताना चाहता था कि इस पॉइंट से लेकर के, मतलब इस पॉइंट की और इस पॉइंट के बीच की दूरी 111.35 होगी, ना कि वो भी होगी तो कहाँ होगी? विषुवत रेखा पर होगी। ये नहीं है कि अगर ये दूरी आप यहाँ देखने लगें ध्रुव पर, ध्रुव पर अगर कहो कि हाँ 111 किलोमीटर क्यों नहीं है, तो यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि ये सारे पॉइंट आकर के सारे यानी देशांतर रेखाएं किसी एक पॉइंट पर आकर के मिलती हैं, तो यहाँ पर नहीं हो सकती हैं। अब फिर यहाँ से मानक समय देख लीजिए, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम जो है भैया, विश्व के देशों की विशाल आकार एवं स्थिति के कारण अलग अलग देशांतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। अतः देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा के स्थानीय समय के आधार पर मानक समय का निर्धारण किया जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पर 82.5 देश यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक देशांतर माना गया है। ये रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर, ये वर्ड आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर, ये वाला इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती इस देशांतर के स्थान समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत की अवस्थिति ग्रीनविच के पूर्व में होने के कारण यहाँ, यानी ग्रीनविच के पूर्व में होने के कारण यहाँ का समय 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम पर ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।